नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन जो इस टाइम जो क्लासें ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें, वो राजस्थान ज्योग्राफी को लेके अपनी क्लासें चल रही हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी में भी जो अपन ने टॉपिक शुरू किया हुआ है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेके अपन ने चर्चाएं शुरू की हैं। और भौतिक प्रदेश में भी अपन ने 1 नंबर पे पढ़ा है पश्चिम का रेतीला मैदान। और इसी क्रम में अपन ने 2 नंबर पे जो शुरू किया है, अब वो शुरू किया है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इससे जो पहले वाला जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने अरावली पर्वतमाला के विस्तार और अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चाएं की हैं। और एक चीज, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद जो अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासों में जो आपने प्यार दिखाया है और अभिव्यक्ति की जो आप क्लासें ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह घर पे रहें और इसी तरह आप ऑनलाइन क्लासों को बहुत अच्छे से एंजॉय करें और इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ें, क्योंकि अपन ध्यान रखना केवल एग्जाम व्यू के हिसाब से अपन इन क्लासों को चला रहे हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अपन उसको कोई बहुत लंबी चौड़ी रामायण के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न आए हैं और आगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। अपन ने जो 2 नंबर का शुरू किया है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश किया है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो पहला पॉइंट अपना था वो अरावली पर्वतमाला का विस्तार और अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं के बारे में अपन ने अभी तक चर्चाएं की हैं। उसके बाद जो अरावली पर्वतमाला का अगला जो अपन भाग ले रहे हैं वो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे अब कि अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। लेकिन अक्सर ध्यान रखना कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो पर्वत चोटियों को लेके इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, या तो उन चोटियों का अवरोही क्रम पूछता है या उन चोटियों का आरोही क्रम पूछता है। कई बार कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, कई बार ऊंचाई देके और इनको सही सुमेलित करवाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना जो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे वो अरावली पर्वतमाला की चोटियों को लेके अपन चर्चाएं करेंगे। और सबसे पहले जो चोटियां हैं वो ध्यान रखना अपन ऊंचाई के आधार पर देखेंगे। और ऊंचाई के आधार पर अपन देख रहे हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का क्या हुआ भाई, ये कह सकते हो बड़े से और छोटे की ओर चल रहे हैं, अर्थात ऊंचाई देखें तो अधिकतम से अपन न्यूनतम की ओर चल रहे हैं। वो अरावली पर्वतमाला की चोटियों को लेके चर्चाएं कर रहे हैं अपन। अब ध्यान रखना इन चोटियों का अवरोही क्रम क्या है, बिल्कुल आराम से देखें आप, एक एक पॉइंट को आराम आराम से समझते हुए चलें कि कौन सी पर्वत श्रेणी के बाद कौन सी पर्वत श्रेणी आएगी। आप इनको बहुत अच्छे से समझें। अब देखो इसको अपन 3 भागों में पढ़ रहे हैं। 1 नंबर पे अपन ले रहे हैं इधर चोटी का नाम, वो चोटी किस जिले में है और उस चोटी की ऊंचाई कितनी है। ध्यान रखना कई जगह इसकी आपको ट्रिक्स के रूप में पढ़ाई जाती है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर ध्यान रखना कोई ट्रिक्स नहीं होती है। आप ऊंचाई के आधार पर कोई ट्रिक्स याद ना रखें, जो बता रहा हूं आप उसको अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान रखें अच्छे से। चोटी, जिला और ऊंचाई। 1 नंबर पे यदि अपन देखें तो 1 नंबर पे देखोगे तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 1 नंबर पे आएगी। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, वो आपने खूब सुना भी है। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, बिल्कुल। और गुरु शिखर की यदि बात करें तो ये पड़ती है सिरोही जिले में। गुरु शिखर सिरोही में है। और गुरु शिखर की यदि ऊंचाई को लेके अपन चर्चाएं करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई पड़ती है 1722 मीटर। लेकिन ध्यान रखना कई जगह देखोगे तो ये आपको मिलेगी 1727 मीटर। हालांकि ध्यान रखना राइट ऑप्शन देखोगे तो
होगा, जबकि 5 मीटर इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। यदि मंदिर को मापते हैं तो ये ऊंचाई हो जाती है 1727, लेकिन रियल चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान की भी और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसी क्रम में यदि अपन चले नंबर 2, तो इसी क्रम में ध्यान रखना नंबर 2 पे जो पर्वत श्रेणी आती है उस पर्वत श्रेणी का नाम है शेर। नंबर 2 पे जो पर्वत श्रेणी है वो शेर है। और शेर की यदि अपन बात करें तो आप ध्यान रखना शेर जो पर्वत श्रेणी है वो भी सिरोही में ही है। और शेर की जो ऊंचाई पड़ती है वो पड़ती है 1597 मीटर। शेर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। इसी क्रम में ध्यान रखना यदि नंबर 3 पे अपन देखें तो इसी क्रम में नंबर 3 पे आती है जो पर्वत श्रेणी है वो नंबर 3 पे आती है देलवाड़ा। और देलवाड़ा पर्वत श्रेणी की यदि बात करें तो देलवाड़ा पर्वत श्रेणी भी सिरोही में है। और देलवाड़ा की यदि ऊंचाई को लेके बात करें तो देलवाड़ा की ऊंचाई पड़ती है 1442 मीटर। कई पुस्तकों में आप देखोगे तो ये आपको ध्यान रखना 3 नंबर पे जरगा लिखा मिलेगा, लेकिन जरगा तीसरे नंबर की नहीं, जरगा चौथे नंबर की है। तीसरे नंबर पर देखोगे तो देलवाड़ा आती है। इसी क्रम में यदि नंबर 4 पे अपन बात करें तो इसी क्रम में नंबर 4 पे जो पर्वत श्रेणी आती है वो पर्वत श्रेणी है जरगा। और जरगा की यदि बात करें तो जरगा पर्वत श्रेणी है उदयपुर में। और जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। यानी देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 1442 है, जबकि जरगा की ऊंचाई देखोगे तो 1431 मीटर है। और इसी क्रम में यदि नंबर 5 पे अपन चले तो इसी में नंबर 5 पे आती है अचलगढ़। इसी में यदि नंबर 5 पे अपन देखें तो नंबर 5 पे आती है अचलगढ़। और अचलगढ़ पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये सिरोही में है। और अचलगढ़ की यदि ऊंचाई को लेके अपन चर्चाएं करें तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई पड़ती है वो 1380 मीटर है। अब देखें क्रम, देखें अपना क्रम क्या है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। और इसी क्रम में यदि नंबर अपन 6 पे देखें यानी 1380 से यदि थोड़ा सा नीचे कोई पर्वत श्रेणी है तो ध्यान रखना अपने यहां उस पर्वत श्रेणी का नाम है आबू पर्वत। जो श्रेणी पड़ती है वो आबू पर्वत है। और आबू पर्वत नाम से प्रतीत हो रहा होगा ये सिरोही में है। और आबू पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1295 मीटर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अचलगढ़ के बाद यदि अपने राजस्थान में कोई पर्वत श्रेणी है तो वो आबू पर्वत है। इसी क्रम में यदि नंबर 7 पे अपन चले यानी 1295 से यदि थोड़ा सा नीचे अपन चले तो यदि आपको कोई याद आ रही हो पर्वत श्रेणी तो बताएं। 1295 से नीचे कोशिश करें, 1295 से नीचे कोई पर्वत श्रेणी की कोशिश करें आप। ठीक है, देखें इसी क्रम में यदि अपन 7 नंबर पे बात करें तो यहाँ जो 7 नंबर पे पर्वत श्रेणी है वो कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ यदि पर्वत श्रेणी की बात करोगे तो ये राज संबंध में है। और कुंभलगढ़ की यदि ऊंचाई को लेके बात करें तो ये 1224 मीटर है। आबू पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1295 है, जबकि कुंभलगढ़ की ऊंचाई देखोगे तो 1224 मीटर है। और इसी क्रम में यदि नंबर 8 पे आप देखें कुंभलगढ़ के बाद तो कुंभलगढ़ के बाद देखोगे तो नंबर 8 पे जो आती है पर्वत श्रेणी वो रघुनाथगढ़ है। और रघुनाथगढ़ पर्वत श्रेणी सीकर में है, जिसकी यदि अपन ऊंचाई देखें तो 1055 मीटर है। और शायद आपने अरावली पर्वतमाला के विस्तार में पढ़ा था, यदि आपको याद आ रहा हो तो रघुनाथगढ़ नाम आया था वहां। और ये रघुनाथगढ़ बताएं इसकी क्या विशेषता है, करें कोशिश, बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल
रघुनाथगढ़ की यदि बात करें तो ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और जो इसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। और इसी क्रम में यदि आप 9 नंबर पे देखें तो जो 9 नंबर पे पर्वत श्रेणी आती है वो पर्वत श्रेणी आती है ऋषिकेश। और ऋषिकेश यदि पर्वत श्रेणी की बात करें तो ऋषिकेश उदयपुर में है और जिसकी ऊंचाई को लेके यदि बात करें तो 1017 मीटर ऊंचाई है ऋषिकेश की। और ऋषिकेश को लेके यदि वो कोई चर्चाएं करता है कंपटीशन में तो राइट ऑप्शन उदयपुर होगा फिर। और इसी क्रम में यदि 10 नंबर पे देखें ऋषिकेश के बाद तो ऋषिकेश के बाद देखोगे तो कमलनाथ आती है। ऋषिकेश के बाद देखोगे तो कमलनाथ आती है और ये कमलनाथ भी ध्यान रखना उदयपुर में ही है। और कमलनाथ की यदि ऊंचाई की बात करें तो कमलनाथ की ऊंचाई 1001 मीटर है। यानी कमलनाथ की ऊंचाई की बात करें तो 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी क्रम में यदि अपन बात करें नंबर 11 तो नंबर 11 पे बात करोगे तो यही एक पर्वत श्रेणी आती है सज्जनगढ़। और आपने खूब सुना होगा सज्जनगढ़ की यदि बात करें तो ये भी उदयपुर में ही है। और सज्जनगढ़ की यदि ऊंचाई को लेके चर्चाएं करें तो 938 मीटर है। यानी सज्जनगढ़ की यदि ऊंचाई देखें तो 938 मीटर है सज्जनगढ़ की ऊंचाई। और इसी क्रम में यदि नंबर 12 पे देखें यानी कि आप ये कह सकते हो सज्जनगढ़ से जो नीची पर्वत श्रेणी अर्थात 938 से जो थोड़ा सा कम है, ये आपको याद भी आ रहा होगा मध्य अरावली में अपन ने पढ़ा था। यदि आपको याद आ रहा हो तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोराइजी, बिल्कुल मोराइजी। और मोराइजी नहीं हो तो फिर तारागढ़, लेकिन यहां यदि क्रम से देखें तो फिर मोराइजी आती है। यदि आप क्रम से यहां देखें तो फिर मोराइजी है। और मोराइजी की यदि बात करें तो ये अजमेर में है मोराइजी। और मोराइजी की जो ऊंचाई है वो 933 या 934 मीटर के आसपास है। 933 या 934। अब तक जो अपन ने पर्वत श्रेणियों का क्रम देखा है वो 12 पर्वत श्रेणियां देखी हैं। और 12 पर्वत श्रेणियों का यदि क्रम देखें तो क्या है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू पर्वत, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़ और मोराइजी। इसी क्रम में यदि अपन नंबर 13 पे देखें, यदि नंबर 12 तक अपन ने चर्चाएं की हैं और इसी क्रम में यदि अपन नंबर 13 से चर्चाएं करें तो आप नंबर 13 से यहां से ले सकते हैं। नंबर 13 देखो, नंबर 13 अब आप देखें 933 से कोई थोड़ा सा नीचे आपको याद आ रही हो वो पर्वत श्रेणी जिसकी ऊंचाई 933 से थोड़ा सा कम हो, बिल्कुल यहां देखोगे तो नंबर 13 पे जो पर्वत श्रेणी है वो खो है। और खो पर्वत श्रेणी की यदि बात करें तो जयपुर में है। और खो की यदि ऊंचाई को लेके चर्चाएं करें तो 920 मीटर ऊंचाई है खो की। यानी खो की ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। और इसी क्रम में यदि नंबर 14 पे अपन बात करें तो नंबर 14 पे जो पर्वत श्रेणी है वो है सायरा शिखर। नंबर 14 पे जो पर्वत श्रेणी है वो सायरा शिखर है। और सायरा शिखर पर्वत श्रेणी की बात करोगे तो ये उदयपुर में है। जो सायरा शिखर पर्वत श्रेणी उदयपुर में है। और सायरा शिखर की यदि ऊंचाई की बात करोगे तो ये भी 920 है। यानी कि खो जो जयपुर में है उसकी ऊंचाई भी 920 है। और सायरा शिखर जो उदयपुर में है इसकी ऊंचाई भी 920 मीटर है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन चले नंबर 15 तो 920 से कोई थोड़ा सा नीचे आपको याद आ रही हो, 920 से थोड़ा नीचे कोई पर्वत श्रेणी, आंसर बताएं आप। 920 से थोड़ा नीचे, हाँ कोशिश करें। तारागढ़, बिल्कुल, और बताएं। ठीक है, यदि यहां आप देखते हैं 920 से नीचे तो पर्वत श्रेणी है तारागढ़। और तारागढ़ जो पर्वत श्रेणी है वो आपको अच्छे से पता होगा, ये तारागढ़ पर्वत श्रेणी अजमेर में है।
और इस तारागढ़ पर्वत श्रेणी की यदि ऊंचाई को लेकर चर्चाएं करें तो 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। 873 मीटर ऊंचाई है बिल्कुल तारागढ़ की। ठीक है, तारागढ़ से थोड़ा सा कोई नीचे पर्वत श्रेणी आपको याद आ रही हो, बिल्कुल नंबर 16 पे अपन लिख रहे हैं। बिल्कुल 873 से थोड़ा सा नीचे कोई पर्वत श्रेणी आप करें, कोशिश करें याद करने की। बिल्कुल नंबर 16 पे जो पर्वत श्रेणी है वो आता है नाग पहाड़। नाग पहाड़, और ये नाग पहाड़ भी अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई देखोगे तो 867 मीटर है। यानी नाग पहाड़ की यदि ऊंचाई देखें तो 867 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी क्रम में नंबर 17, कोशिश करें आप 867 से थोड़ा सा नीचे कोई पर्वत श्रेणी आपको याद आ रही हो तो आप बताएं। आपको ये अवरोही और आरोही क्रम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी पर्वत श्रेणी कहीं से भी पूछी जा सकती है। बिल्कुल ना, कोई मोस्ट, सारी मोस्ट है, जितनी भी हैं सभी मोस्ट हैं। और अरावली पर्वत श्रेणी की ज्यादा याद नहीं करनी है आपको, कोई अपने राजस्थान में ज्यादा नहीं है। हाँ कोई 50 के आसपास है, बस 50-60 के आसपास है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर कमी याद रखनी है, ऊंचाई के आधार पर ज्यादा याद नहीं रखनी है आपको। 16 पे नाग पहाड़ है 867 मीटर, और 17 नंबर पे इसी क्रम में आप देखोगे तो आता है गोगुंदा की पहाड़ी। और गोगुंदा की पहाड़ी आप खूब अच्छे से जानते हैं, ये उदयपुर में है। जो गोगुंदा की पहाड़ी है वो उदयपुर में है। और गोगुंदा की यदि अपन ऊंचाई देखें तो 840 मीटर है। गोगुंदा जो उदयपुर में 840 मीटर है, बिल्कुल गोगुंदा की पहाड़ी है। उसके बाद यदि अपन क्रम देखें नंबर 18, यानी कि 840 से थोड़ा सा नीचे कोई पर्वत श्रेणी आपको याद आ रही हो, गोगुंदा से थोड़ा नीचे, बिल्कुल इसी क्रम में आप देखते हो तो पर्वत श्रेणी आती है यहाँ, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है बहराच। और ये बहराच जो पर्वत श्रेणी पड़ती है, आप ध्यान रखें, ये अलवर में है। बहराच जो पर्वत श्रेणी है ये अलवर में है। और इस पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 792 मीटर है। जो बहराच की ऊंचाई है वो 792 मीटर है। और इसी क्रम में यदि नंबर 19 पे आप देखें बहराच के बाद, तो बहराच के बाद देखोगे तो यहाँ जो ऊंचाई आती है वो है बबई। और बबई को आप खूब अच्छे से जानते हैं, झुंझुनू में है। जो बबई पर्वत श्रेणी है वो झुंझुनू में है, बबई की पहाड़ी। और इसकी जो ऊंचाई है बबई वो 780 मीटर है। जो बबई की पहाड़ी जो झुंझुनू में है 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी क्रम में नंबर 20 पे आप देखें, यानी कि 780 से यदि थोड़ा सा नीचे आप चलें तो ध्यान रखना इसमें एक पर्वत श्रेणी आती है बिलाली। जो इसमें एक पर्वत श्रेणी है वो बिलाली है। और बिलाली यदि पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये अलवर में है। बिलाली की ऊंचाई बताने की कोशिश करें आप, कितनी ऊंचाई है बिलाली की, कोशिश करें। 775 मीटर, बिल्कुल बिलाली की जो ऊंचाई है वो 775 मीटर है बिलाली। 20 आपको क्लियर रूप से याद है, बिल्कुल। एक तो और देख लें आप, बिलाली से कोई थोड़ा सा नीचे याद आ रही हो, 775 से थोड़ा नीचे कोई पर्वत श्रेणी याद आ रही हो आपको, बिल्कुल बैराट। बैराट पर्वत श्रेणी, बैराट की जो पहाड़ी है वो जयपुर में है। और बैराट की जो ऊंचाई है वो 704 मीटर है। बैराट की जो ऊंचाई है 704 मीटर है। और इसी क्रम में नंबर 22 पे देखें, यदि 704 से थोड़ा कोई नीचे पर्वत श्रेणी आपको याद आ रही हो तो आप बताएं। 704 से नीचे देखें तो यहां देखोगे तो एक पर्वत श्रेणी आती है सिरावास। सिरावास पर्वत श्रेणी जो अलवर में है। सिरावास पर्वत श्रेणी जो अलवर में है, इसकी यदि ऊंचाई देखें सिरावास की तो 651 मीटर है। यदि सिरावास की ऊंचाई देखें तो 651 मीटर है। और इसी क्रम में यदि नंबर 23 पे आप देखें
तो 651 से थोड़ा नीचे चले तो पर्वत श्रेणी आती है भानगढ़, और भानगढ़ पर्वत श्रेणी भी अलवर में है, जिसकी ऊंचाई देखोगे तो 649 मीटर है। यानी सिरावास से देखोगे तो 2 मीटर कम है। सिरावास 651 है तो भानगढ़ देखोगे तो 649 है। और इसी क्रम में नंबर 24 पे यदि आप देखें तो भानगढ़ के बाद आती है जयगढ़, और जयगढ़ नाम से प्रतीत हो रहा है कहां है, ये जयपुर में है। और इसकी यदि ऊंचाई देखें तो जयगढ़ की ऊंचाई देखें तो 648 मीटर है। और इसी क्रम में यदि नंबर 25 पे आप देखें तो नाहरगढ़ है। नंबर 25 पे देखें तो नाहरगढ़ है, और ये नाहरगढ़ भी जयपुर में है। और नाहरगढ़ की यदि ऊंचाई को लेके चर्चाएं करें तो 599 मीटर है। नाहरगढ़ की ऊंचाई बिल्कुल 599 मीटर है। आपको याद आ रही होगी कितनी पर्वत श्रेणियां हैं ये टोटल 25 जो चोटियां हैं ये ऊंचाई के आधार पर देखी है अपन ने। एक बार अच्छे से आप रीड करें, अच्छे से आप देखें इनको, और 25 की 25 जो चोटियां हैं उनको याद करने की कोशिश करें। बिल्कुल मेरे साथ साथ आप एक बार देखें इनको। गुरु शिखर जो सिरोही में है 1722 मीटर ऊंचाई है। शेर जो सिरोही में है 1597 मीटर ऊंचाई है। देलवाड़ा जो सिरोही में है 1442 मीटर ऊंचाई है। जरगा जो उदयपुर में है 1431 मीटर है। अचलगढ़ जो सिरोही में है 1380 मीटर है। आबू पर्वत जो सिरोही में है 1295 मीटर है। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ जो सीकर में है 1055 मीटर ऊंचाई है। ऋषिकेश जो उदयपुर में है 1017 मीटर ऊंचाई है। कमलनाथ जो उदयपुर में है 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोराइजी जो अजमेर में है 933 मीटर। और मैंने कहा था मोराइजी को यदि मोराइजी ना लिखे तो वो टोडगढ़ भी लिख सकता है, बिल्कुल मोराइजी की जगह टोडगढ़ भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 13 पे देखोगे तो खो जयपुर में है जो 920 मीटर है। उसी क्रम में सायरा शिखर उदयपुर में जो 920 मीटर है। यानी कि खो और सायरा शिखर की ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है। तारागढ़ अजमेर में जो 873 मीटर है। नाग पहाड़ी जो अजमेर में 867 मीटर है। गोगुंदा जो उदयपुर में 840 मीटर है। बहराज जो अलवर में 792 मीटर है। बबई जो झुंझुनू में 780 मीटर है। और इसी क्रम में 20 नंबर पे बिलाली जो अलवर में है 775 मीटर ऊंचाई है इसकी। और बैराट जो जयपुर में है 704 मीटर। और सिरावास जो अलवर में है 651 मीटर। और भानगढ़ जो अलवर में है 649 मीटर। और जयगढ़ जो जयपुर में 648। नाहरगढ़ जो जयपुर में है 599 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप क्रम से देखते चलें इनको, एक बार याद करने की कोशिश करें। हाँ एक बार आप कोशिश करें, कंप्लीट देख लें आप एक बार 2 मिनट के लिए, इसको कंप्लीट देख लें आप एक बार 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद आगे चर्चाएं करते हैं अपन। एक बार 2 मिनट के लिए क्लियर रूप से देख लें आप इसको। पूरा बोर्ड आपके सामने क्लियर है, आप देख लें अच्छे से। ठीक है, यहां तक जो पर्वत श्रेणी है, जो चोटी है, अपन ने उनको ध्यान रखना ऊंचाई के आधार पर याद करने की कोशिश की है। लेकिन ये पर्वत श्रेणी तो ध्यान रखना ऊंचाई के आधार पर ये चोटियां हैं अरावली पर्वतमाला की। लेकिन इसके बाद कुछ देखोगे तो पहाड़ियां अपने राजस्थान में और भी हैं अरावली पर्वतमाला की। जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले में हैं और उस पहाड़ी की मुख्य विशेषता क्या है, अब अपन ये पढ़ेंगे। भाई अब तक जो अपन ने पढ़ा है वो ऊंचाई के आधार पर पर्वत श्रेणियां पढ़ी हैं।
अब जो अपन पढ़ेंगे पहाड़ियां हैं अपने राजस्थान में कुछ, तो अलग अलग जिलों में कौन कौन सी पहाड़ियां और हैं और उन पहाड़ियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए आप आगे की स्थितियां, कौन कौन सी पहाड़ियां किस जिले में हैं, शायद क्लियर होगा आपको अच्छे तरीके से। नहीं तो फिर देखें एक बार मेरे साथ। एक नंबर पे आप देखोगे तो गुरु शिखर है, 2 नंबर पे शेर, 3 पे देलवाड़ा, 4 पे जरगा, 5 पे अचलगढ़, 6 पे आबू पर्वत, 7 पे कुंभलगढ़, 8 पे रघुनाथगढ़, 9 पे ऋषिकेश, 10 पे कमलनाथ, 11 पे सज्जनगढ़, 12 पे मोराइजी, 13 पे खो, 14 पे सायरा शिखर, 15 पे तारागढ़, 16 पे नाग पहाड़ी, 17 पे गोगुंदा, 18 पे बैराज, 19 पे बबई, 20 पे बिलाली, 21 पे बैराट, 22 पे सिरावास, 23 पे भानगढ़, 24 पे जयगढ़ और इसी क्रम में 25 पे देखोगे तो नाहरगढ़ आता है। और मैंने कहा है कि इसके बाद जो पर्वत अपने हैं यहाँ जो चोटियां हैं वो ध्यान रखना। अब अपन जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि कौन सी पहाड़ी किस जिले में है और उस पहाड़ी की मुख्य विशेषता क्या है। जैसे देखें समझे आप, एक नंबर पे जो अपन ने शुरू किया है, एक नंबर पे सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं उदयपुर की प्रमुख पहाड़ियां। उदयपुर की प्रमुख पहाड़ियां कि अरावली पर्वतमाला की उदयपुर में और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। कुछ पहाड़ियां जिलों के आधार पर आ चुकी हैं, भाई ऊंचाई के आधार पर है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर एक दो पहाड़ियों का और भी वर्णन हो सकता है क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं हैं। कुछ नदियों का उद्गम होता है पहाड़ियों से, तो आप कुछ नदियों का उद्गम भी यहीं से याद करने की कोशिश करें ताकि आगे जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे नदियां तो आपको कोई समस्या ही नहीं हो। इसलिए समझे आप, उदयपुर में यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना उदयपुर में जो एक पहाड़ी आपने पढ़ी होगी अभी, गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी की यदि अपन बात करें तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है आयड़ या फिर बेड़च। आयड़ या फिर बेड़च नदी का उद्गम होता है। आप ये कह सकते हैं गोगुंदा की पहाड़ी कहां है, उदयपुर में। कौन सी नदी, आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम होता है क्योंकि उद्गम स्थल पर इस नदी को आयड़ कहा जाता है, लेकिन ये झील पड़ती है, आपने सुना हो तो यहाँ उदय सागर, और उदय सागर झील के बाद इसका नाम पड़ जाता है बेड़च। और यही वो आयड़ नदी है जिसके किनारे आप ध्यान रखें आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है। आहड़ जो सभ्यता का विकास हुआ है वो ध्यान रखना आयड़ नदी के किनारे विकसित हुआ है, और उदय सागर झील के बाद इस नदी को बेड़च के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, जबकि नदियां पढ़ेंगे तो अपन आयड़ नदी को विस्तृत रूप से फिर चर्चाएं करेंगे। इसी क्रम में उदयपुर में देखें तो एक पर्वत श्रेणी उदयपुर में और भी है। इसके बाद देखोगे तो उदयपुर में एक पहाड़ी है पदराला की पहाड़ी। उदयपुर में एक पहाड़ी और भी है पदराला की पहाड़ी। और यदि पदराला की पहाड़ी की बात करें तो यहां से भी एक नदी का उद्गम होता है। बताएं आप पदराला की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बताएं, कोशिश करें। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट देता हूं आपको। यहां से उस नदी का उद्गम होता है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है, उस नदी का उद्गम यहीं से होता है पदराला की पहाड़ी से ही। कोशिश करें आप बताने की। बिल्कुल, यहां से जो उद्गम होता है ध्यान रखना साबरमती नदी। साबरमती नदी के यदि उद्गम को लेके बात करें तो साबरमती नदी का उद्गम होता है पदराला की पहाड़ी से।
गोगुंदा से आयड़ नदी का उद्गम, पदराला की पहाड़ी से साबरमती नदी का उद्गम। और इसी क्रम में यदि अपन देखें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे देखोगे तो यहाँ एक पहाड़ी आती है बीछा मेड़ा। यहाँ देखोगे तो एक पहाड़ी और भी आती है बीछा मेड़ा की पहाड़ी। और बीछा मेड़ा की पहाड़ी से यदि आप देखें तो यहाँ से आप देखोगे तो सोम नदी का उद्गम होता है। जो बीछा मेड़ा की पहाड़ी है वहां से सोम नदी का उद्गम होता है। तो अब समझे, आप देखें अपन ने जो स्टार्टिंग में बात की है वो उदयपुर जिले को लेके चर्चाएं की हैं। गोगुंदा की पहाड़ी, आयड़ या बेडस नदी का उद्गम, पदराला की पहाड़ी, साबरमती नदी का उद्गम, बीछा मेड़ा की पहाड़ी जहां से सोम नदी का उद्गम होता है। और इसी क्रम में यदि नंबर 2 पे अपन देखें तो नंबर 2 पे जो अपन जिला ले रहे हैं वो जिला है राजसमंद। नंबर 2 पे जो अपन ने जिला लिया है वो राजसमंद है। कि राजसमंद में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। तो समझें, राजसमंद में यदि आप देखें तो यहाँ एक जो पहाड़ी है, बहुत फेमस पहाड़ी आपने सुनी होगी, खमनौर की पहाड़ी। यहाँ जो एक फेमस पहाड़ी है खमनौर की पहाड़ी। और खमनौर की पहाड़ी की यदि अपन बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं खमनौर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है। जो पूर्णतः अपने राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बनास। बिल्कुल, यहां से देखोगे तो एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है बनास नदी। यानी बनास नदी का जो उद्गम होता है वो खमनौर की पहाड़ी से होता है। और यही खमनौर की पहाड़ी है जहां आप ध्यान रखें चेती गुलाब और चंदन के वन पाए जाते हैं। चेती गुलाब और चंदन के वन पाए जाते हैं। तो खमनौर में आप ध्यान रखें बनास नदी का उद्गम है, चेती गुलाब की खेती होती है और चंदन के वन यहीं पाए जाते हैं। और इसी के बाद यदि क्रम में देखें राजसमंद में तो सेकंड नंबर पे देखोगे तो यहाँ एक पहाड़ी आती है बिजराल की पहाड़ी। सेकंड नंबर पे यदि आप देखें तो एक पहाड़ी आती है बिजराल की पहाड़ी। और बिजराल की पहाड़ी से आप देखोगे तो एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है खारी नदी। खारी नदी का जो उद्गम होता है वो बिजराल की पहाड़ी से होता है। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद में है। और इसी क्रम में यदि आप नंबर 3 पे देखें यहाँ तो यही एक पहाड़ी पड़ती है और उस पहाड़ी का नाम है दिवेर की पहाड़ी। यहीं देखोगे तो एक पहाड़ी है दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी से यदि आप देखें तो दिवेर की पहाड़ी से उद्गम होता है कोठारी नदी का। जो कोठारी नदी है इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी से होता है। तो आप समझे, देखो एक बार समझने की कोशिश करें। राजसमंद जिला है, खमनौर की पहाड़ी जहां से बनास नदी का उद्गम होता है, बिजराल की पहाड़ी जहां से खारी नदी का उद्गम होता है और दिवेर की पहाड़ी जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो कुछ और भी पहाड़ियों का वर्णन आता है। और भी देखें आप तो यहाँ यदि अपन देखें और भी स्थिति तो समझें, यहां से अपन ले रहे हैं इसके बाद जिला जयपुर। जो नंबर 3 पे अपन ले रहे हैं वो जयपुर जिला है। यानी जयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो जयपुर जिले में यदि अपन एक देखें तो आपके सामने आई भी होगी अभी ये पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी। बिल्कुल, बताएं बैराट की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। अभी आई थी आपके सामने 704। बिल्कुल। और बैराट की यदि बात करें तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी को आप खूब अच्छे से जानते हैं, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के यदि उद्गम की बात करें तो बैराट की पहाड़ी से होता है। और यही बाणगंगा नदी है जिसके किनारे देखोगे तो बैराट
सभ्यता का विकास हुआ है। जो बैराट सभ्यता का विकास हुआ है वो बाणगंगा नदी के किनारे हुआ है। और बाणगंगा नदी की बात करोगे तो इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी से होता है। इसी क्रम में यदि अपन चले इसी के आगे नंबर 2, तो यहां आप देखते हो तो एक पहाड़ी पड़ती है सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी भी जयपुर में ही है। और सेवर की पहाड़ी से यदि अपन बात करें तो यहां से उद्गम होता है, आप समझ लें अच्छे तरीके से, साबी नदी। जो साबी नदी का उद्गम होता है वो सेवर की पहाड़ी से होता है। और इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो यही पहाड़ी आती है मनोहरपुरा। मनोहरपुरा की पहाड़ी। और मनोहरपुरा की पहाड़ी से जो उद्गम होता है वो ध्यान रखना मेंथा नदी का उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ी से मेंथा नदी का उद्गम होता है। और इसी क्रम में यदि अपन चले यहाँ नंबर 4 पे जयपुर में, तो नंबर 4 पे जयपुर में आती है, आपने पहाड़ी का नाम सुना होगा खूब, चैनपुरा की पहाड़ी। और चैनपुरा की पहाड़ी से आप देखोगे तो मोरेल नदी का उद्गम होता है। यानी कि चैनपुरा की पहाड़ी से देखोगे तो मोरेल नदी का उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ी से। बिल्कुल, ये जयपुर की पहाड़ियां हैं। जयपुर में देखोगे तो कौन कौन सी हैं? बैराट की पहाड़ी है, सेवर की पहाड़ी है, मनोहरपुरा की पहाड़ी है, चैनपुरा की पहाड़ी है। और इसी क्रम में यदि देखें नंबर 4 पे, कोई जिला नंबर 4 पे आता है तो अजमेर है। और अजमेर में अपन सीधा देख लेते हैं इनको। एक देखोगे तो पर्वत पड़ता है यहाँ मेरवाड़ा पर्वत, काफी बार कंपटीशन में आया है मेरवाड़ा पर्वत। और मेरवाड़ा पर्वत देखोगे तो ये पड़ता है अजमेर में। मेरवाड़ा पर्वत अजमेर में है। और ये जो मेरवाड़ा पर्वत है, विशेषता की यदि अपन बात करें तो मेवाड़ व मारवाड़, मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करता है ये पर्वत। भाई दो नाम आपने सुने होंगे, एक मेवाड़ और एक मारवाड़। और मेवाड़ और मारवाड़ को जो पर्वत अलग करता है उसका नाम है मेरवाड़ा पर्वत। या मेरवाड़ा पर्वत में देखें तो यहाँ एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है कुकरा की पहाड़ी। जो मेरवाड़ा पर्वत में जो पहाड़ी है उसका नाम कुकरा की पहाड़ी है। और यही देखोगे तो यदि अजमेर में बात करें तो एक घाटी पड़ती है और इस घाटी का नाम है घूघरा घाटी। घूघरा घाटी भी अजमेर में है। और यही वो घूघरा घाटी है जहां आरपीएससी का कार्यालय है। जो आरपीएससी के कार्यालय के बारे में चर्चाएं करें तो ये घूघरा घाटी में है जो अजमेर में है। यानी अजमेर को लेके चर्चाएं करें तो मेरवाड़ा पर्वत है जो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है। इसी क्रम में यहाँ मेरवाड़ा पर्वत में जो पहाड़ी है वो कुकरा की पहाड़ी है। और यही अजमेर में देखे तो एक घाटी पड़ती है घूघरा घाटी जहां आरपीएससी का कार्यालय है। एक बार देख लें आप इनको सभी को बहुत अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। देख लें आप, समझने की कोशिश करें, पूरे को आप अच्छे से समझ लें। इसी क्रम में आगे चलते हैं फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छे से देख लें आप, क्लियर कर लें एक बार। ठीक है, मेरे साथ साथ देखते जाएं। उदयपुर में जो 1 नंबर की पहाड़ी है वो गोगुंदा की पहाड़ी है, जहां से देखोगे तो आयड या बेडस नदी का उद्गम होता है। इसी क्रम में 2 नंबर पे पदराला की पहाड़ी है जहां से साबरमती नदी का उद्गम होता है। 3 नंबर पे बीछामेड़ा जहां से सोम नदी का उद्गम होता है। राजसमंद जिले में देखोगे तो 1 नंबर पे खमनौर की पहाड़ी है जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। और इसी क्रम में बिजराल की पहाड़ी जहां से खारी नदी का उद्गम और दिवेर की पहाड़ी जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है। जयपुर में यदि अपन बात करें तो बैराट की पहाड़ी है जहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ी जहां से साबी नदी का उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ी जहां से मेंथा नदी का उद्गम होता है।
चैनपुरा की पहाड़ी जहां से मोरेल नदी का उद्गम होता है। मेरवाड़ा पर्वत अजमेर में है जो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है। कुकरा की पहाड़ी है यहाँ, और अजमेर में देखोगे तो घूघरा घाटी है जहां आरपीएससी का कार्यालय है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो ध्यान रखना एक एक पहाड़ी और एक एक जिले में जिनकी अलग से विशेषताएं हैं। तो यहां से अपन देखें तो अगला जो भी क्रम है आप देखें उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। और यदि उदयनाथ की पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी पड़ती है अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ी की बात करें तो ये अलवर में है। और आपने सुना होगा उदयनाथ की पहाड़ी, हाँ बिल्कुल, जो थानागाजी तहसील में है। यहां से यदि उद्गम देखें तो उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होता है, एक नदी है और नदी का नाम है रूपारेल। जो अंतः प्रवाह की नदी है रूपारेल, तो रूपारेल के उद्गम की बात करोगे तो उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो एक पहाड़ी आती है भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी। और भंवर माता की पहाड़ी ध्यान रखना ये है प्रतापगढ़ में। भंवर माता की पहाड़ी जो प्रतापगढ़ में है। बताएं कौन सी नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ी से? तो भंवर माता की पहाड़ी से आप ध्यान रखें, यहां से आप देखोगे तो जाखम नदी का उद्गम होता है। और इसी जाखम नदी पर ध्यान रखना जाखम बांध बना हुआ है। इसी जाखम नदी पर देखोगे तो जाखम बांध बना हुआ है। और ये बांध अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी यदि ऊंचाई देखें तो 81 मीटर है। जाखम बांध अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो प्रतापगढ़ में है। और इसी क्रम में यदि आप देखें और भी पहाड़ी का नाम, तो ये आती है भाखर। और भाखर ध्यान रखना पड़ती है कहां भाई? भाखर देखोगे तो सिरोही में पड़ती है। और भाखर की यदि विशेषता की बात करें तो ध्यान रखना ये भाखर कैसी है? तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है, अर्थात कटी फटी नुमा पहाड़ी है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि भाई कटी फटी रूप में विस्तृत है, यानी नुकीली टाइप में फैली हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो भाखर की पहाड़ी है ये ध्यान रखना तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है, अर्थात नुकीली प्रकार की पहाड़ी जो कटे फटे रूप में फैली हुई है। और इसी क्रम में यदि अपन देखें भंवर माता के बाद यदि अपन देखें भाखर के बाद, तो इसी में ध्यान रखना एक प्रश्न और भी पूछता है गिरवा, गिरवा की पहाड़ी। और ये ध्यान रखें गिरवा की पहाड़ी जो है उदयपुर में है, गिरवा की पहाड़ी जो उदयपुर में है। और इस गिरवा की यदि विशेषता की बात करें तो ध्यान रखना इस गिरवा की बात करें तो तस्तरी नुमा पहाड़ी है, यानी गिरवा की यदि बात करें तो कैसी पहाड़ी है भाई? तस्तरी नुमा पहाड़ी है। ये तस्तरी नुमा पहाड़ी है, यानी गिरवा की कैसी पहाड़ी है भाई? ये तस्तरी नुमा पहाड़ी है, जिनको गिरवा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो उदयपुर में है। ये उदयपुर में है बिल्कुल। इसी क्रम में यदि आप देखें आगे चलें तो यहीं देखोगे तो एक पहाड़ी आती है काली जरा की पहाड़ी। और काली जरा की पहाड़ी ध्यान रखना ये पड़ती है बांसवाड़ा में। और काली जरा की पहाड़ी से यदि आप देखें तो ध्यान रखना माही नदी की सहायक नदी है चाप नदी। और माही नदी की जो सहायक नदी है चाप नदी, उसके यदि उद्गम की बात देखोगे तो काली जरा की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है जो बांसवाड़ा में है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो ध्यान रखना एक पहाड़ी पड़ती है खंडेला, खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की पहाड़ी की बात करोगे तो ये सीकर में है, खंडेला की पहाड़ी जो सीकर में है। और यहां से यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना यहां से देखोगे तो कांतली नदी का उद्गम होता है।
खंडेला की पहाड़ी जो सीकर में है, वहां से देखोगे तो कांकली नदी का उद्गम होता है। और भी यदि आगे चले तो देखो छोटे मोटे रूप में राजस्थान में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, यानी कि यहाँ अपन देखें तो कंप्लीट रूप से उसका वर्णन अपन देखें तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं। लेकिन एग्जाम व्यू के पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन ने जो मेन पहाड़ियां आज तक पूछी हुई हैं, उन पहाड़ियों पर अपन ने अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चाएं की हैं, बहुत अच्छे से अपन ने चर्चाएं करने की कोशिश की है। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। इसी क्रम में अपन देखें तो कुछ पहाड़ियां और आती हैं, और कुछ देखोगे तो अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को लेके पठारों के बारे में भी चर्चाएं होती हैं। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अरावली पर्वतमाला की कुछ और पहाड़ियां लेंगे, और उसके बाद देखोगे तो फिर अपन राजस्थान में प्रमुख पठारों का वर्णन करेंगे। आप अच्छे से पढ़ें और बहुत आराम से प्रत्येक चीज को आप याद करते जाएं। आप घर में रहें और सुरक्षित रहें।